आज हम आपको सेकंड चैप्टर का एक पॉइंट पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है पंचायती राज व्यवस्था। क्लियर है? ध्यान देना एक चीजों को कि पंचायती राज व्यवस्था में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है वो बता देगा। जैसे अभी क्या है, नवंबर में आपका इलेक्शन है, ठीक। अभी जैसे एक चीज हम आपको बताते हैं, डेट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखिए। जैसे अभी क्या है कि अभी एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर देना चाहते हैं आपको। पटना में एक सीट है, उसका नाम है बांकीपुर, है ना। वहां क्या है, बाई इलेक्शन होने वाला है ना। तो ये बाई इलेक्शन है, इसको हम लोग कहते हैं उपचुनाव। ये याद रखिएगा। देखिए हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव का मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य में टोटल 243 सीट है। 243 सीट में 5 साल पर चुनाव होगा, और उस चुनाव में क्या होगा कि जिसके पास बहुमत आएगा 122 प्लस 1 सीट आएगा, वो क्या करेगा, अपना गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। ये आपको पता है। अगर किसी सीट का कैंडिडेट समय से पहले 5 साल पूरा होने से पहले डेथ कर जाता है किसी कारणवश, या त्याग पत्र दे देता है, इस्तीफा दे देता है, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो सांसद हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बाई इलेक्शन होता है, जिस बाई इलेक्शन को हम लोग उपचुनाव कहते हैं। तो अभी ये बांकीपुर का सीट खाली हुआ है, तो बिहार में अभी देखिएगा ये बाई इलेक्शन वाला सिस्टम चल रहा है, जिसमें क्या किया जाएगा, नया कैंडिडेट को चुना जाएगा और जितने दिन के लिए चुना जाएगा, जितना उसका टर्म बाकी होगा। बात समझ में आ गया? तो ये सिस्टम क्या है, ये मुखिया के साथ भी होता है, ये सरपंच के साथ भी होता है। तो आज आपको वही चीज आपको समझना अच्छे से। देखिए एक बात हम आपको बता देते हैं, पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने से पहले आप पढ़िएगा 2 अक्टूबर 1959 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस 2 अक्टूबर 1959 को एक कमिटी का गठन हुआ था, उसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। हमने कहा था कि देखो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनका एक सपना था कि देश का सिस्टम ऐसा होना चाहिए, देश का शासन प्रणाली ऐसा होना चाहिए कि एक जो है गरीब व्यक्ति भी क्या करे, अपनी आवाजों को सरकार तक आसानी से पहुंचा सके। बात समझ में आ रहा है? जिसमें आप लोग पढ़े होंगे कि संघ राज का सिस्टम, हमारा भारत जो है वो एक संघ राज है, जो आप पढ़ चुके हैं। और संघ राज में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, ये आप पढ़े हैं। शक्तियों का क्या होता है, हाँ, बंटवारा होता है। ये सारा बात आप लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत क्या किया गया था कि पंचायत लेवल पर सरकार की व्यवस्था की गई। देखो ये जो पंचायत सरकार होता है, जैसे मुखिया हुआ, सरपंच हुआ, ठीक है ना, चाहे वो जिला परिषद का मेंबर हुआ, ये लोग को लाइटली आप नहीं ले सकते हैं। इसीलिए आप लाइटली नहीं ले सकते हैं कि ये भी एक सरकार का रूप हो जाता है, सरकार का एक शक्ल हो जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव मिला था। पहला कहा कि एक ग्राम स्तर पर क्या होना चाहिए, पंचायत होना चाहिए, मतलब ग्राम पंचायत जिसको बोला। दूसरा बोला कि प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत आया था। और एक प्रस्ताव और आया था जिसको याद रखिएगा, एक और गठन हुआ था जिसमें कहा कि जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता समिति के तहत एक प्रस्ताव दिया गया 2 अक्टूबर 1959 को। बात समझ में आ रहा है? बाद में अलग बात है कि क्या हुआ, 73वां संविधान का संशोधन हुआ, 73rd संविधान संशोधन हुआ, ये याद रखिएगा ध्यान से, है ना। 73वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, एक विधेयक लाया गया, जिस विधेयक का नाम रखा गया पंचायती राज विधेयक। इसको कहते हैं पंचायती राज कानून। देखो 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था, क्योंकि प्रस्ताव आया है ना, लेकिन उसी प्रस्ताव को क्या किया गया, ये जमीनी लेवल पर लाने का काम पंचायती राज विधेयक लाया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको एक बार हम कंफर्म कर देते हैं, 1959, हाँ ठीक है। ये कहाँ आया था, नागौर जिला में आया था, राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान, नागौर, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी का सपना था कि आप एक ऐसा शासन प्रणाली बनाइए जिसके तहत एक गरीब आदमी भी अपनी आवाजों को सरकार तक पहुंचा सके। तो 1959 ईस्वी में 2 अक्टूबर को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, और इस समिति के तहत एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें कहा गया कि गांव का जो सिस्टम है, ग्रामीण जो शासन प्रणाली है, वो कैसा होना चाहिए। तो कहा कि गांव के स्तर पर एक पंचायत होना चाहिए जिसे ग्राम पंचायत बोलेंगे, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होना चाहिए, और कहा कि जिला स्तर पर क्या होगा कि एक जिला परिषद का प्रावधान होना चाहिए। बोलो ये सारी चीजें क्लियर है। और इसी को जमीनी लेवल पर लागू करने के लिए 1991, ये जो केस था, ये 1991 में क्या हुआ कि एक विधेयक आया, एक कानून संसद में पारित हुआ जिसका नाम रखा गया पंचायती राज विधेयक। और इस विधेयक के पारित होने के बाद 73वां संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत क्या किया, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया।
जोड़ दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि पंचायती राज व्यवस्था हिंदुस्तान में होना चाहिए, हिंदुस्तान में लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। बात सुन रहा है, गांव के स्तर पर लोकल गवर्नमेंट हो। बात सुन रहा है, क्षेत्रीय सरकार होनी चाहिए, जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़े में पीछे भी आपको बताया थे, क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्र के लोग अपना सरकार का गठन करें, जिसे क्षेत्रीय सरकार बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है। ये देखो देखो, बिहार है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, 3 स्तर पर है, इसको ध्यान देना, ठीक है। एक है तुम्हारा ग्राम पंचायत, ठीक, पहला बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है ग्राम पंचायत। दूसरा जो तुम बलवंत राय मेहता समिति में देखे, पंचायत समिति, सेम चीज है। और एक चीज और याद रखना, इसके तहत क्या है, जिला परिषद। हमको लगता है किसी को इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। गांव में क्षेत्रीय सरकार के तौर पर जब गठन का प्रस्ताव हुआ तो ये 3 पद चुना गया, ये 3 तरह का सिस्टम बनाया गया। एक ग्राम पंचायत बना आबादी के हिसाब से, फिर पंचायत समिति प्रखंड स्तर पे बना, जो बलवंत राय मेहता समिति के तहत पड़े होंगे। जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन हुआ। बात समझ में आया? बोलो ये सारी चीजें क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? हम आपको बता दें, देखो कभी भी बोलेगा कि गांव ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय स्तर पर सरकार का गठन कितने तरह से होता है, तो तुम कहना 3 स्तर पर होता है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत 3 स्तर पे होता है। एक स्तर पहला गांव के लेवल पे होगा, जिसको ग्राम पंचायत बोलेंगे। दूसरे लेवल पर पंचायत समिति, जो प्रखंड लेवल पर गठन होगा, ठीक। और तीसरा जिला परिषद, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गठन होगा जिसका। बोलो ये सारी चीजें क्लियर है? बोलो इसमें कोई डाउट है तो जल्दी बताइए, इसको हम इरेज करेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत? महात्मा गांधी के सपना को साकार करने के लिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति के तहत बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप को बताया गया। कहा गया कि बिहार में लोकल गवर्नमेंट या क्षेत्रीय गवर्नमेंट, गांव की सरकार कैसी होनी चाहिए। कहा गांव की सरकार अगर गांव लेवल पर है तो ग्राम पंचायत बन जाए, प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति बने, और जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद बने। ग्रामीण सरकार में कहा कि जो क्षेत्रीय सरकार होगी वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जब विधेयक पारित हुआ, पंचायती राज विधेयक 1991 में, तो उसको जोड़ दिया गया संविधान में। और संविधान में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को 3 तरह से बांट दिया गया, जिसमें पहला बांटा गया ग्राम पंचायत, दूसरा बांटा गया पंचायत समिति, और तीसरा बांटा गया जिला परिषद। अब तीनों को एक एक करके हम लोग समझेंगे कि मुखिया किसका हिस्सा है, सरपंच साहब किस चीज के हिस्सेदार हैं, ग्राम रक्षा दल किसमें आता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हम लोग पढ़ेंगे कि पंचायत समिति किसमें आ जाता है, हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख और उप प्रमुख किसमें आ जाता है। ये सारा धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, सिस्टम बाय सिस्टम। अगर यहां तक समझ में आ गया तो बोलिए, हम आगे चलते हैं जल्दी। यस सर। चलिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। चलिए देखो, हम तुम्हें एक टीयर से समझा देते हैं। जैसे पंचायती राज व्यवस्था है, इसको हम लोगों ने 3 तरह से बांट दिया। पहला लेवल बांटा ग्राम पंचायत, दूसरा हमने बांट दिया पंचायत समिति, ध्यान दो सब आदमी, तीसरा हमने बांट दिया जिला परिषद। ये 3 तरह का टीयर सिस्टम हो गया। अब एक बात समझो, अगर किसी क्षेत्र की आबादी 7,000 है, किसी क्षेत्र की आबादी 7,000 है, कितना बोला? 7,000, 7,000 है या 7,000 से ज्यादा है, तो उस क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। गोया के ये ग्राम पंचायत 7,000 के पॉपुलेशन पर बनता है, ये आपको याद रखना। अब एक बात और याद रखो, एक ग्राम पंचायत में लगभग 8 से 10 ग्राम मैक्सिमम हो सकता है। एक ग्राम पंचायत में 8 से 10 ग्राम हो सकता है। जैसे आप जानते हैं हसनपुर बागड़ एक पंचायत, एक ग्राम पंचायत है। इसमें आप लोग जानते होंगे कि इसमें इस्फा आ जाता है, इसमें नाथ बागर आ जाता है, इसमें हसनपुर बागर आ जाता है, इसमें हसनपुर बागर का 2 पार्ट है वो दोनों आ जाता है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? ये सारा इसी पंचायत में आ जाता है। जैसे हम नौकोठी के अंतर्गत डफरपुर की बात कर रहे हैं, डफरपुर एक पंचायत है। उस डफरपुर में जैसे तुमको डफरपुर आ गया गांव, अब्बूपुर आ गया 207, फिर अब्बूपुर 206 आ गया, फिर इब्राहिमपुर आ गया, हम बता रहे हैं थोड़ा ध्यान देना, फिर कमलपुर आ गया, फिर वृंदावन आ गया। ये सारा गांव, ये डफरपुर एक पंचायत में आ गया। जैसे हसनपुर बागर में 3 से 4 गांव मिलकर एक पंचायत बन रहा है, वैसे ही क्या है कि डफरपुर में 8 गांव मिलकर एक पंचायत बन गया। तो आपको याद रखना है
कि एक ग्राम पंचायत में मिनिमम 3 से 4 गांव और मैक्सिमम 8 से 10 गांव। अगर छोटा गांव है तो 8 से 10 गांव आबादी के हिसाब से। क्लियर है? कोई दिक्कत? 7,000 या 7,000 से ऊपर की आबादी में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा, ये आपको याद रखना। अच्छा एक चीज और मानो, एक ग्राम पंचायत में लगभग 13 से 14 वार्ड होता है, ये याद रखना है, वार्ड। और एक वार्ड कितनी की आबादी होता है? कितना आबादी? 500। जिस गली के मोहल्ले की आबादी 500 के करीब है, इट मीन्स अगर किसी गली में लगभग आपके पास समझ जाइए 50 घर है। कितना घर है? 50 घर है। 50 से 60 घर है तो आप मान लीजिए कि एक वार्ड बन जाएगा। एकदम गांव का एकदम एनालिसिस बता रहे हैं, ढंग से सुनो। अगर एक गली में एक मोहल्ले में 50 घर है तो याद रखना एक वार्ड बनेगा। और एक ग्राम पंचायत में 4 गांव मतलब 13 से 14 को वार्ड। एक गांव में मिनिमम 4 से 5 वार्ड, मैक्सिमम 6 से 8 वार्ड एक गांव में। उसी तरह से 4 गांव में 13 से 14 वार्ड, एक मुखिया 13 से 14 वार्ड मेंबर का हेड होता है, प्रधान होता है जी। मुखिया के पास अगर कोई फंड आता है, क्या लगता है आपको कि मुखिया कैसे अपने फंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है? वार्ड वाइज डिस्ट्रीब्यूट करता है कि वार्ड नंबर 13 में वार्ड मेंबर को हम दे दिए, वो अपने वार्ड का विकास करें। वार्ड नंबर 15 में दे दिए फंड, वार्ड नंबर 14 में दे दिए फंड। ऐसे वार्ड वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फंड को, ये आपको याद रखना। ठीक, अब आइए जरा चीजों को समझते हैं और आगे देखिए। बिहार में 2006 में पंचायती राज अधिनियम बना। ध्यान दो, पंचायती राज अधिनियम बना। इस अधिनियम के तहत 2006 में जो अधिनियम बना, इसके तहत 50% महिलाओं को आरक्षण। ये क्या भाई? मतलब ये हुआ कि बिहार में जब आपको लोकल लेवल पर चुनाव होगा तो उसमें 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। इसलिए आज पूरे बिहार में आपको मुखिया कम और मुखिया का पति ज्यादा दिखेगा। मुखिया पति दिखेगा, मतलब हमारे सेंस क्या हुआ? मुखिया पति का मतलब ये हुआ कि पत्नी मुखिया रहेगी और पति दायित्व को संभालेगा और पति मुखिया का काम करेगा। चीजों को समझ रहे हो? तो ये 50% आरक्षण का परिणाम है कि 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। उस सीट पर पुरुष अपना नामांकन नहीं दाखिल करवा सकते। इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए लोग क्या करते हैं? अपनी वाइफ को खड़ा कर देते हैं। वो मुखिया पत्नी एक्चुअल में होगी और उसका काम सिर्फ होता है साइन करना। सारा दायित्व और कार्यभार मुखिया जी संभालते हैं, मुखिया पति। ये आपको पता रहना चाहिए, रियलिटी में बता रहा हूं। अच्छा आगे आइए, थोड़ी कुछ और चीजें सीख लीजिए। देखिए मुखिया को हटाया कैसे जा सकता है? मुखिया को अपने पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर वार्ड मेंबर जो चुने हुए हैं, 13 से 14 जो वार्ड मेंबर एक पंचायत में चुना हुआ है, उसमें से अगर 2/3 का मतलब ये हो गया कि लगभग यूं समझ लो कि एक चौथाई नहीं, 2/3 मतलब ये हो कि टोटल सीट का 3 हिस्सा। जैसे 14 वार्ड मेंबर है तो 14 को 3 भाग में बांट दो, 5 या 15, लगभग जो है आपको कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 और 3 चौके 12, मान लीजिए 3 करके लीजिएगा। 10 वार्ड अगर एक साथ कह दे कि नहीं मुखिया के खिलाफ है, मान लीजिए 14 वार्ड में से आप ये समझ लीजिए कि जितना नंबर ऑफ वार्ड मेंबर होगा, वार्ड मेंबर जितना होगा, मतलब वार्ड मेंबर की ये संख्या है ना, इसमें से अगर मान लो टोटल क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, 2/3 का मतलब इसको भागा दे दो तो लगभग मान लो ये अप्रॉक्स 10 वार्ड मेंबर आएगा संख्या में। अगर 10 को वार्ड मेंबर मुखिया के खिलाफ हो गया है, टोटल 14 वार्ड में 10 वार्ड का मेंबर हैप्पी नहीं है मुखिया से, मुखिया के कार्य से, वो अगर लिख के पंचायती राज पदाधिकारी को यह दे देता है कि मुखिया से कार्यभार से संतुष्ट नहीं है, हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा, तो मुखिया को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए याद रखना, मुखिया हमेशा अपने वार्ड के 14-15 जो वार्ड मेंबर होते हैं उनको लेकर चलता है। बात समझ गया? क्लियर है? तो मुखिया का इस्तीफा हो सकता है, कितना पर होगा? 2/3 पे। 2/3 अगर मान लीजिए मेजोरिटी मिल गया, मुखिया के खिलाफ अगर चला गया तो वो मुखिया को हटा सकता है पोस्ट से। तो ये आपको याद रखना, जो अच्छी चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अब आइए, अब असल गेम शुरू होता है। ये जो ग्राम पंचायत है जिसके बारे में हम बार बार उस टाइम से चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देना, इस ग्राम पंचायत का 4 अंग है टोटल। एक मुखिया, दूसरा हो जाएगा सरपंच, ठीक, सरपंच को हम लोग ग्राम कचहरी के नाम से भी इसको जान लें, ग्राम कचहरी का ये मेंबर हो, ग्राम कचहरी, ठीक। तीसरा आपके पास आ जाता है ग्राम रक्षा दल,
ये याद रखिएगा, कल बता दिए थे ग्राम रक्षा दल। और चौथा होता है ग्राम सभा, इसको जानो, ये ग्राम पंचायत का अंग है। एक ग्राम पंचायत का हेड प्रधान कौन होता है? मुखिया। एक ग्राम पंचायत का प्राइम मिनिस्टर मुखिया होता है, याद रखना। एक मुखिया मिनिमम 3 से 4 गांव का हेड है और मैक्सिमम 8 से 10 गांव का हेड है, इसमें नो डाउट है। क्लियर है? बातें समझ में आई? एक मुखिया के पास 3 से 4 ग्राम में डिसीजन लेने, डेवलप करने की पूरी शक्ति है, जनता के लिए कार्य करने का पूरा पावर है। बात समझ रहे हैं? इतनी शक्ति है कि अगर उस ग्राम में कोई कार्य, अगर सरकार की योजना को शुरू किया जाएगा तो उसमें जो मान लो प्रशासन के लोग हैं या कोई भी है, अगर उस गांव में उस कार्य को शुरू करने के लिए एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहला परमिशन किसी से लेना पड़ेगा? तो मुखिया। ये एकदम याद रखना, मुखिया अपने 8 से 10 गांव का और 4 से 5 गांव का बॉस होता है। बात समझ रहे हैं? सबसे ज्यादा पावर मुखिया के पास होता है, इसीलिए गांव में मुखिया जी मुखिया जी। एक बार अगर याद रखना, एक बार अगर किसी क्षेत्र से 8 से 10 गांव से या 4 से 5 गांव से मुखिया अगर इलेक्शन में जीत जाता है, अगर वो व्यक्ति 5 साल तक मुखिया रह गया तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो मुखिया उस क्षेत्र का कहलाएगा। लोग इज्जत से, रेस्पेक्ट से उसको टैग कर देते हैं। उस 8 से 10 गांव के लोग जो है मुखिया जी है, मुखिया जी है, मुखिया जी है। क्लियर है सारी चीजें? बोलो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, दूसरा है सरपंच, ग्राम कचहरी। याद रखिएगा, ये ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत का कोर्ट हुआ, कोर्ट, ग्राम पंचायत का ये कोर्ट हुआ। अगर इस ग्राम पंचायत में कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का मामलात हो जाता है, किसी भी प्रकार का झगड़ा हो जाता है, अगर वो झगड़ा 10,000 तक का मामला है, मान लो 10K, अगर वो झगड़ा या हिंसा हुआ वो 10,000 तक का मामला है, ठीक है, तो उसकी सुनवाई हमारे सरपंच महोदय कर सकते हैं, यानी सरपंच साहब उसको सुन सकते हैं। इसीलिए गांव में जितना भी झगड़ा होता है सब में सरपंच साहब देखते होंगे जाके पंचायत करते हैं और खुद डिसीजन देते हैं, फैसला देते हैं। सरपंच के पास, जानते हो, सरपंच के पास बहुत पावर है, इसको हल्के में मत लेना। सरपंच गांव का कोर्ट हो गया, ग्राम कचहरी। ग्राम कचहरी का जो हेड है, प्रधान है, वो सरपंच होता है। और सरपंच के साथ साथ 4 से 5 पंच होता है। जैसे तुम चले जाओगे कोर्ट में तो कोर्ट में एक होगा मुख्य न्यायाधीश और उसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीश 4 से 5 को रहेगा जो डिसीजन देगा। सबका बेंच रहता है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, ऐसे करके सुनवाई का सिस्टम होता है। तो इसी तरह से अगर सरपंच साहब कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ 4 से 5 पंच जो चुना हुआ होगा वो भी जाएगा और वो फैसला को लिखेगा। तब आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप सरपंच के फैसले से खुश नहीं है गांव में, तब आप कोर्ट जाइएगा। पहले आप सरपंच साहब का दरबार पकड़िए। और सरपंच के पास इतना पावर होता है कि वो एक गांव में संपूर्ण व्यक्तियों के वंशावली को भी तय करने का हकदार होता है। तुम्हारे दादा परदादा, क्या बोलते हैं, पूरे खानदान को अगर वेरिफिकेशन करना है तो ये सरपंच के हाथ में पावर है। सरपंच के अधीन जो प्रशासनिक व्यक्ति काम करता है उसका नाम होता है सचिव। सचिव एक पढ़ा लिखा मेंबर होता है। सचिव क्वालिफिकेशन के साथ बिहार गवर्नमेंट चुनती है और सचिव का काम होता है सरपंच के काम को देखना और उसमें क्या करना, अपना सहयोग देना। सोचो, देखो एक बात याद रखो, कितना अच्छा सिस्टम है हिंदुस्तान का, लोकतंत्र कितना अच्छा है। हमारे देश में देश को चलाने के लिए 2 तरह की चीजें होती है, ध्यान दें। सबसे पहले ये होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुन लेती है। अगर तुम सेंटर लेवल पे जाओगे तो प्रधानमंत्री का चुनाव कर रही है जनता। जनता ही क्या करी कि सांसद को चुनी और सांसद अपना नेता चुन लिया बहुमत प्राप्त होने के बाद, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कह दिए। और उस प्रधानमंत्री के साथ जो नॉमिनल मेंबर काम कर रहा है वो राष्ट्रपति काम कर रहा है, प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहा है। वो नॉमिनल मेंबर है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए मेंबर के थ्रू चुना गया है। चीजें समझ में आ रही है? तो ये याद रखना, बहुत अच्छे से याद रखना। उसी तरह से तुम अगर आ जाओ, क्या बोलते हैं, राज्य स्तर पे आओगे तो राज्य स्तर पे सीएम साहब काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता का चुना हुआ सेवक है मुख्यमंत्री। और उसी तरह से राज्यपाल है जो प्रशासनिक लेवल का पदाधिकारी, कर्मी पदाधिकारी कार्य कर रहा है। प्रशासनिक सेक्टर का हेड हो गया राज्यपाल। देखो सारा क्लियर बटा हुआ है। ऐसे ही सरपंच के पास जाइएगा तो सरपंच जनता का सेवक हो गया, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि हो गया। और उसके काम को देखने के लिए सचिव है जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है, जिसको बिहार सरकार चुनकर भेजती है एग्जाम के थ्रू। समझ में आया सारी चीजें? तो ये याद रखना सरपंच के बारे में। सरपंच सुनवाई कर सकता है, 4 से 5 पंच होगा सरपंच के साथ। ये तो छोटी छोटी चीजें आपको पता रहना चाहिए। चलिए, ग्राम रक्षा दल। गांव में अगर 30 साल तक का कोई व्यक्ति है, इसको कह लो 18 से 30 साल तक का कोई व्यक्ति है
हट्टा कट्टा नौजवान है, तंदुरुस्त है। बात समझ में आया? नाम क्या है इसका? समझ समद अंसारी जैसा अगर कोई व्यक्ति है, रियल में 18 से 30 वर्ष का अगर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा 6 पैक और 12 पैक 18 पैक दिखा सकता है। एक चीज याद रखिएगा कि वो ग्राम रक्षा दल का सदस्य बन सकता है। उसके पास पूरी एलिजिबिलिटी है कि ग्राम रक्षा दल का मेंबर बनेगा। जानते हैं ग्राम रक्षा दल किसको कहते हैं अपनी भाषा में? चौकीदार को कहते हैं। रात में टॉर्च और वो जो है लाठी लेके जो पूरी रात जो है आपकी निगहबानी करता है और सिटी मारता रहता, यही ग्राम रक्षा दल हुआ। गांव का रक्षा कर रहा है, वो गांव का रक्षा कर रहा है, चोरों से बचा रहा है, गांव को लूटने से बचा रहा है। बात समझ रहे हो? अच्छा, इस गांव में जो है ग्राम रक्षा दल रियल में चौकीदार आता है रात में कभी कभी, फिर चुपचाप, बहुत पीटेंगे तुम्हें हम, शांत रहो। जब वो आता है तो 12-1 बजे 2 बजे रात में देखिएगा सिटी बजाएगा, सिटी बजाते हुए चलेगा वो। उसका ये नियम है, आप पता कर लीजिएगा। हर एरिया में चौकीदार गांव में जाता है और इस गांव में भी जाता है। हमने सुना है कई बार, रीड भी किया कि ग्राम रक्षा दल आ रहा है, चौकीदार आ रहा है। तो इसीलिए मालेंगे, ठीक है, पता रहेगा तब ना तुम लोगों को। आज पता चला ग्राम रक्षा दल के बारे में, आज से पता करो जाके, अपने गार्जियन से पूछो जाके, अपने जो है गार्जियन से पता करो, बता दिया जाएगा कि हाँ आता है कि नहीं आता है। हर गांव में ग्राम रक्षा दल जाता है, आपके गांव की रक्षा करता है, चोरी से बचाने के लिए, लूट से बचाने के लिए रक्षा कर रहा है। उसके हाथ में कोई टॉर्च होता होगा, वो एक सिटी लेके मारता होगा, एक लाठी लेके रहता है, मान लो, ठीक है ना? देखो पूरा रक्षा करता है यार, कह नहीं सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट समझो, ग्राम सभा। देखो ग्राम सभा जो है ना, ग्राम सभा गांव का संसद हो गया। जानते हो संसद क्या होता है? जैसे हम लोगों ने क्या किया, सांसद को चुन लिया, सांसद ने क्या किया, प्रधानमंत्री को चुन लिया। अब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? हिंदुस्तान में जो संसद भवन है, संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा में सत्र चलाएंगे। मानसून सत्र हो या शीत सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, 3 तरह का सत्र चलता है ना जी, बैठक होता है ना, जिसमें सारे मंत्री लोग बैठते हैं और अपोजिशन वाले लोग भी बैठते हैं और उसमें डिस्कस होता है कि देश के लिए कानून सही है, ये विधेयक ला रहा है। वैसे ही ये ग्राम सभा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे 3 महीने पे इसका प्रावधान होता है। देखो एक बात हम आपको बता दें कि ग्राम सभा की बैठक मुखिया बुलाएगा, ठीक? ग्राम सभा में गांव में रहने वाले जो भी लोग हैं सब लोग शामिल हो सकते हैं। ग्राम सभा 3 महीने पर बुलाया जाएगा। एक मुखिया अगर चुना गया है तो याद रखना, 1 साल में कम से कम 4 ग्राम सभा करेगा और 4 ग्राम सभा में 4 बैठक में गांव के लोगों की समस्याओं को सुनेगा और गांव के लोगों की समस्याओं को मुखिया जी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका डिसीजन देंगे, सॉल्यूशन देंगे कि क्या सॉल्यूशन है। बात समझ में आया? तो ये ग्राम पंचायत गांव का सबसे बेस्ट सिस्टम है। तुम्हें याद रहना है कि ग्राम पंचायत 7,000 की आबादी पे गठन किया जाता है। ग्राम पंचायत में लगभग 8 से 10 गांव होता है। ग्राम पंचायत का 4 अंग होता है। 1 नंबर बोलो मुखिया, पहला कौन होगा? दूसरा, चौथा, क्लियर है? ग्राम पंचायत का प्रधान, सर्वोत्सर्वा, मुखिया, सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ा जनता का सेवक, मुखिया। मुखिया के पास ग्राम में, गांव में कार्य करने की, प्रतिनिधित्व करने की सुपर शक्ति होती है। सुने आप, हमने कहा था कभी कि अगर इस गांव में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी पधार रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को के परमिशन को मुखिया जी से डीएम साहब लेंगे पहले कि मुखिया जी आपके क्षेत्र में जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे कौन सा क्षेत्र सिलेक्ट करके आप दे रहे हैं, तो उनके लिए फिर जगह का चुनाव किया जाएगा, फिर जगह को नॉमिनेट करके भेजा जाएगा, फिर वो सारी चीजें अलाउ करेंगे, तब वो प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे। याद रखना, बहुत सुपर पावर होता है मुखिया। दूसरा, ग्राम कचहरी, जिसका प्रधान कौन होता है? सरपंच। और सरपंच के साथ क्या वो पंच, 4-5 पंच होता है। ये गांव का क्या हुआ? वोट हुआ, छोटा मोटा झगड़ा हुआ है ना, 2 मुक्का 4 मुक्का मार दिए हैं किसी को, कपाड़ा फोड़ दिए हैं, सांगों तोड़ दिए, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सरपंच साहब सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटा छोटा केस सुन सकते हैं, है ना। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा तक का मामला हो गया, मान लो मामला बड़ा हो गया है, ज्यादा खून खराबा कर लिए हो, तब ये लोकल थाना में केस जाता है। लेकिन बाकी का पंचायती सरपंच साहब कर देते हैं। छोटा मोटा झगड़ा हुआ है, बाप बेटा लड़ रहा है, बात समझ में आया कि नहीं? अब अरमान है, अरमान का बेटा लड़ रहा है अरमान से, नहीं मान लो लड़ लिया तो अरमान जो है एजेंट है जी, तो सरपंच साहब के पास जाएगा, देखो सरपंच साहब हमारा बेटा जो है हमको कुछ गुदानी ही नहीं रहा है, तो सरपंच साहब उसकी सुनवाई करेंगे। चीजें समझ रहे हो ना? तो ये याद रखना। ग्राम रक्षा दल, अगर समद अंसारी जैसा कोई बलवान है मान लो,
बॉडी बिल्डर आदमी 18 से 30 साल का अगर उसका उम्र है तो वो ग्राम रक्षा दल का सदस्य बन सकता है। और ग्राम रक्षा दल का काम होता है गांव की पुलिस व्यवस्था, जानते हो, ग्राम रक्षा दल गांव का पुलिस व्यवस्था है। पूरे गांव की रक्षा करने का काम एक ग्राम रक्षा दल करता है। अगर कभी चोरी हो गया गांव में तो पूरी रात चिल्लाएगा, जागते रहो, जागते रहो, हाँ जागते रहो। बस सुन पाया जी, ये नहीं कहेगा कोई भी मत सूतो, कहेगा जागते रहो। तो ये सब चीज याद रखिएगा। ग्राम सभा 3 महीने पे क्या होता है, ग्राम सभा का एक बैठक होता है और इस 3 महीने में मुखिया जी को 1 साल में 4 बैठक करने का प्रावधान होता है और एक भी नहीं करता, देखते होंगे आप लोग, 1-2 बहुत से बहुत हो जाता है। तो 4 बैठक गोया के 5 साल में 20 ग्राम सभा करना है उसको। और ग्राम सभा में गांव के सदस्य, गांव के लोग जो है अपनी समस्याओं को रखेंगे। अगर मान लो अरमान मुखिया बन जाता है तो ये पब्लिक लोग अपना बात रखेगी फ्यूचर में। क्या जी, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। देखो एक बात बता देते हैं, जो चीज हम आज तुमको समझा रहे हैं ना, इसको अगर ढंग से अगर नहीं समझे, सही से अगर नहीं समझे तो याद रखना फिर ये समझ में आने वाली चीजें नहीं है, ये दिमाग से बाहर की चीजें हो जाएगी फिर। इसीलिए ढंग से सुन लो, समझ जाओ। 2 सिस्टम को एकदम जानना है। एक सिस्टम गांव के सिस्टम को जानो, गांव के प्रतिनिधित्व के प्रणाली, क्षेत्रीय सरकार को जानो, लोकल गवर्नमेंट को जानो, और इसके साथ साथ एक नगर को जानो। जैसे शहर में भी है, ऐसा नहीं है कि गांव के मुखिया जी जाके शहर में भी काम कर देंगे, बिल्कुल नहीं। शहर में नगर निगम है और नगर निगम का भी सिस्टम है, इसको जानना है। तो आज नगर निगम नहीं होगा, आज बिल्कुल नहीं नगर निगम होना है, आज सिर्फ ग्राम पंचायत, पूरा गांव पे बातन चलेगा। कंटिन्यू, आप बेफिक्र रहिए। चलिए दूसरा, पंचायत समिति। हमने शुरू में ही कहा कि देखो, अगर 7,000 की आबादी है, दैट लाइक 8-10 गांव है, तो उस गांव में एक जो है आपको ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा। लेकिन अगर आबादी, अगर एक गांव की बात नहीं है, अगर मान लो आबादी बिहार में लगभग 5,000 के आसपास की आबादी है। कितनी आबादी में बोल रहा हूं? 5,000 के आसपास की आबादी अगर है तो एक पंचायत समिति का गठन होगा, ये याद रखना। इसमें 5,000 आबादी, इसको ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें हैं। इसके लिए जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? पंचायत। बोलो, हाँ पंचायत समिति। अच्छा एक चीज और याद रखो, पंचायत समिति और कई सारा पंचायत समिति का जो प्रधान होगा वो प्रमुख बनेगा, है ना, और उप प्रमुख बनेगा। तो ये सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें, इसको याद रखना। ये 2nd टियर सिस्टम है पंचायत समिति का। जितना भी बीडीओ के पास फंड आएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास डेवलप करने का, वो सारा फंड जो है किसके हाथ में आएगा? पंचायत समिति के हाथ में आएगा। किसके हाथ में आएगा? पंचायत समिति के हाथ में आएगा। और जितना भी सरकारी योजना का फंड आएगा वो सारा हमारे मुखिया जी के हाथ में आएगा। तो ये मुखिया जी और ये पंचायत समिति, इसमें कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मुखिया जी सुपर पावर होता है और मुखिया जी गांव का पूर्ण प्रधान हुआ, और ये पंचायत समिति के पास पावर थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। पावर क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। पंचायत समिति का क्षेत्राधिकार सीमित होता है, अलग अलग होता है, दोनों का अलग अलग सिस्टम है। जैसे तुम पढ़ोगे कि हमारा भारत देश एक संघ राज्य है और इस संघ राज्य में क्या है? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों है, और प्रधानमंत्री के पास क्या है? अधिक शक्ति है, और मुख्यमंत्री के पास एक राज्य की बस शक्ति है। दोनों का क्षेत्राधिकार क्या कर दिया गया है? लिमिट कर दिया गया। वैसे ही ये मुखिया और पंचायत समिति का जो क्षेत्राधिकार होता है वो अलग अलग होता है। इसके पास ज्यादा शक्ति होती है और इसके पास शक्ति क्या होती है? कम होती है। ये बीडीओ प्रखंड की योजनाओं को लागू करता है पंचायत में, और ये क्या करता है? अन्य सभी योजनाओं को लागू करता है। अगर पंचायत में किसी भी प्रकार का योजना आ रहा है, चाहे वो विधायक फंड से आए, चाहे वो सांसद फंड से आए, चाहे वो मुख्यमंत्री की योजना के अंतर्गत आए, कोई भी फंड अगर आ रहा है तो ये मुखिया जी क्या करेंगे? उस फंड का इस्तेमाल गांव के विकास में करेंगे। बोलो क्लियर है? हमने कहा कि गांव का प्रधानमंत्री कौन होता? इसलिए भूल कर भी मुखिया जी के खिलाफ नहीं जाना। जब तक वो पद पढ़े, पोस्ट पढ़े, ओहदे पढ़े, है ना, और खिलाफ जाना है, आपके पास राइट है, आप जनता है, जाइए, पूरा आपको परमिशन है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर वो विकास का काम कर रहे हैं तो उसमें बाधा नहीं बनना, उनको करने देना। चलिए आगे चलिए। देखिए, अगर एक जिला की आबादी अगर 50,000 के आसपास, मान लो जिला लेवल पर ही होता है, अगर 50,000 की आबादी है, ध्यान दो, अगर 50,000 की आबादी है तो वहां कौन गठन होगा? बोलो, जिला परिषद, है ना, जिला परिषद होगा। एक जिला में कई जिला परिषद होता है, ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को मिलाकर चुना जाता है ना, 50,000 की आबादी में आता है ये सब चीज है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल का होता है। मुखिया जी का कार्यकाल 5 साल, पंचायत समिति का कार्यकाल 5 साल होता है। ये सब याद रखिएगा, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। और पंचायती राज अधिनियम में, ठीक है, के तहत जितना भी योजना अगर जिला परिषद के अंतर्गत आएगा उस पर काम जिला परिषद करेगा, ठीक है। मेन टीयर तुमको ये मुखिया वाला टीयर हुआ, ये दोनों एडिशनल सिस्टम, ये दोनों अतिरिक्त में है, लेकिन मुख्य रूप से आपको ये सिस्टम जानना है। अच्छा एक चीज जानो, गांव में अगर ग्राम पंचायत होता है तो ग्राम पंचायत का सामान्य कार्य क्या हो सकता है? गांव में जो है मुखिया का सामान्य कार्य क्या क्या हो सकता है, ये सब याद रखना। पहला तो ये है कि जैसे कुछ कार्य है, ध्यान देना, जैसे विकास की योजना देना,
गांव में कैसे हम विकास करेंगे, गांव में कौन सा प्लान जो है वो कैसे बनेगा ग्राम पंचायत लेवल पर, उसका एक योजना देता है। दूसरा और देखना, गांव में अगर आपदा आ गया तो उसमें कौन काम करेगा, मुखिया काम करेगा, पंचायती सिस्टम काम करेगा, पंचायत समिति का काम करेंगे, है ना। तो ये सारा। और तीसरा चीज, एक चीज और याद रखो, सार्वजनिक संपत्ति जो है उससे अतिक्रमण हटाने का काम जो होता है वो ग्राम पंचायत जो है पंचायत के अंतर्गत ही आ जाता है। ठीक है, कि अगर गांव में अतिक्रमण हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मुखिया जी अगर आवेदन दे देंगे थाना में कि फला क्षेत्र में इस तरह का अतिक्रमण है गांव में, हमारे क्षेत्र में, ठीक है, वो अतिक्रमण हट नहीं रहा है, तो ये अतिक्रमण मुखिया जी अपने पावर का यूज करके हटवा सकते हैं, शक्ति का यूज करके मुखिया जी हटवा सकते हैं। ये सब चीज याद रखना। अच्छा, एक बात और है, गांव में अगर मेला उला लगा है, मान लो मेला लगा है, तो उसमें टैक्स जो होगा उसको वसूल किया जाता है, ये ग्राम पंचायत का कार्य होगा। ठीक ना। एक बात और याद रखना, है ना, ये सामान्य कार्य हो गया ग्राम पंचायत का। ठीक है, जो सामान्य कार्य का मतलब ये हुआ कि ये सब काम जो है ग्राम पंचायत करता है। ग्राम पंचायत की शक्ति में वही टैक्स वसूलना हो गया, संपत्ति से अतिक्रमण हटाना हो गया, अगर गांव में वाहन चल रहा है मान लो, है ना, तो उसका भी टैक्स ये जो है ये ग्राम पंचायत लेवल पर वसूला जाता है। ये सारा चीज आपको याद रखना है। एक बात और याद रखना कि ग्राम पंचायत का काम क्या क्या हो सकता है। तो सिंपल काम तुमको पता है, जो चीज सब जानते हो, बिजली है, सड़क है, पानी है, ये तीन चीज में हम पूरा चीज कर देंगे। जैसे देखो, बिजली की उपलब्धता करवाना गांव में, सड़क क्या करना, पक्की सड़क बनाना, टूटी फूटी सड़कों को मरम्मत करवाना, तीन को काम हुआ। चौथा, पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करना। पांचवा, स्कूल खुलवाना गांव में, है ना, माध्यमिक स्कूल हो या प्राथमिक स्कूल हो गांव में, है ना। स्वास्थ्य केंद्र हो, वेरी गुड, स्वास्थ्य केंद्र का गठन करवाना गांव में। गांव का अस्पताल होना चाहिए, गांव के लोग गांव में जाकर अपनी समस्या को रखते हैं ना। अच्छा देखो, सबसे बड़ी बात हमको जानते हो, हमको पसंद क्या आया, जिस टाइम दिल्ली में केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री थे, तो दिल्ली में एक सिस्टम स्टार्ट किया, मोहल्ला क्लिनिक। आप लोग जाकर देखिएगा थोड़ा, मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया गया। मोहल्ला क्लिनिक का मतलब क्या कि हर क्षेत्र में जाके मोहल्ले में जाके क्लिनिक की स्थापना की गई, जहां लोग अपनी समस्या को रख सकता है, मतलब लोकल लेवल पर अस्पताल टाइप का बना दिया गया, मोहल्ला क्लिनिक हो गया। ठीक है ना। तो अभी तो वहां मतलब रेखा जी की सरकार है, तो वहां अभी भी मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, ये याद रखना। ठीक है, तो मोहल्ला क्लिनिक जो था ना, वो एक बेस्ट सिस्टम था। फिर स्वास्थ्य वाला सिस्टम जो है ना, ये शायद उसी में आ जाता कि गांव में छोटा मोटा अस्पताल रहना चाहिए, कि मान लो अगर किसी भी प्रकार का छोटा मोटा इंजरी हुआ तो आप गांव में जाकर दिखा सके और दवा ले सके। ठीक है, ये सारी चीजें पता नहीं है कि नहीं है, आई डोंट नो। दूसरा, एक चीज और याद रखिए, शमशान, अगर गांव में शमशान घाट है तो उसकी घेराबंदी करवाना है। कब्रिस्तान अगर है तो उसका घेराबंदी करवाना है, चाहे वो विधायक फंड से करवाइए या मुखिया फंड के थ्रू करवाइए। ये सारा काम ग्राम पंचायत लेवल का मेन काम हो गया, ये काम मुखिया जी को करवाना है। किसी में कुछ काम ऐसा होता है जो पंचायत समिति के अंतर्गत आ जाता है। हमने कहा कि देखो, प्रखंड लेवल पर जितना भी मान लो योजना होगा, प्रखंड लेवल पर जो बीडीओ साहब होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर साहब जो होंगे, वो जितना मान लीजिए फंड जारी करते हैं गांव के लिए, तो उस पे काम कराने का काम जो है मेनली पंचायत समिति का होता है। अगर वो है तो पंचायत समिति के अलावा मुखिया को भी फंड मिलता है ना। मुखिया में मेन काम विधायक फंड आता है, विधायक वाला हो गया। इसमें मेन मुख्यमंत्री सीएम साहब के जो योजना का बहुत सारा फंड होगा वो मुखिया में इंक्लूड हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री अगर पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसी भी प्रकार की योजना को गांव में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो उस योजना का डायरेक्ट हेड जो है वो मुखिया जी को बनाया जाता है। ये एकदम याद रखिएगा, गांव में चाहे पंचायत सरकार भवन बने या किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अभी जान रहे हैं, अभी एक सिस्टम आया बिहार में, कहा गया कि हम गांव में विवाह भवन बनाएंगे, है ना। अभी सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि हर गांव में एक विवाह भवन होगा, सार्वजनिक विवाह भवन होगा, जहां जो है सब लोग जाके शादी ब्याह कर सकता है अपना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब एज ये है कि जो हिंदुस्तान में कानून है ना, मैरिज एक्ट है 21 वाला जो केस है कि 21 में अगर लड़का हो गया है तो मान लो वो शादी कर सकता है, और 21 की लड़कियां भी है तो वो भी शादी कर सकती है। हमारे कहने का मैरिज एक्ट फॉलो होना चाहिए। और उसके बाद मान लो जितना 50 60 70 अगर जितना साल में तुम्हें शादी ब्याह करना है, दैट्स नो प्रॉब्लम, वो विवाह भवन में जाके शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बन जाता तो बहुत अच्छा योजना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो टेंट का खर्चा कम से कम अरमान को बच जाएगा। बात मुझे कि नहीं होगी तो हमारे कहने टेंट का जो एक्स्ट्रा खर्चा जो हमारे समाज में अभी जो आ रहा है, उस खर्च को सरकार क्या कर रही है, आपसे बचा रही है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। बोलिए, बात समझ में आ रहा है ना? अरे इतना खून सुखारे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बोलो, पंचायती राज व्यवस्था को समझ गए? पक्का समझ गए? यस। एक बार रिवाइज मार दें। कौन समिति था? बलवंत राय मेहता समिति। कौन था? बलवंत राय। 1959 में कहा था कि गांव में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत,
प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर वेरी गुड। याद रखिएगा ग्राम पंचायत कितने गांव की कितनी आबादी 7,000 या उससे अधिक आबादी में होता है। कितना गांव हो सकता है मैक्सिमम 8 से 10 गांव, और मिनिमम कितना गांव हो सकता है उसमें 4 से 5। कितना वार्ड मेंबर उसमें होगा 13 से 14। एक वार्ड मेंबर कितनी आबादी पे गठन किया जाएगा 300 की आबादी पर। याद रखिएगा अगर ये 13 से 14 वार्ड मेंबर में अगर 2/3 वार्ड मेंबर कह दिया आई डोंट लाइक दी मुखिया, बस मेरा अगर इसने कह दिया कि मैं नहीं पसंद कर रहा हूँ, इनके द्वारा क्या क्या काम अच्छा नहीं है, तो याद रखिएगा मुखिया जी को पंचायती राज पदाधिकारी के पास जो होता है इस्तीफा देना पड़ेगा, ये याद रखना। क्लियर है? अब आइए, ये गांव में जो ग्राम पंचायत है उसके कितने अंग हैं 4। पहला बोलो गांव का पीएम, गांव का सीएम, मुखिया हुआ, गांव का सर्वोपरि हुआ, गांव का प्रधान, गांव का हेड, गांव का सर्वा। चलिए मुखिया कितने साल पे चुना जाएगा 5 साल का इलेक्शन पे। दूसरा ये कौन का चढ़ी गांव का कोची। अगर मान लो छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई हो गया कहाँ जाओगे है ना, तुम्हारे खानदान के बारे में कौन बताएगा। वंशावली तैयार करने का पावर इसी के पास है, सरपंच साहब के पास है। 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है सरपंच साहब। तो आइए क्या नाम है जी कौन रक्षाडल। अगर आपकी उम्र 18 से 30 साल तक की हो गई है, अगर आप मान लीजिए थोड़ा सा बॉडी बिल्डर हैं, लग रहा है कि 2-4 गांव 5 गांव टॉर्च लेके घूम सकते हैं, सिटी मार सकते हैं क्या जी। अगर सिस्टम आपके अंदर है तो आप ग्राम रक्षा दल का सदस्य बनेंगे। सरकार वैकेंसी निकालती है, उसमें बहाली हुई है चौकीदार की बहाली में। अब जाइए सब गांव में जो है सिटी मार के लोगों को जागते रहो सो मत अभी जागो कहते रहे तो कितने महीने पे ग्राम सभा होगा 3 महीने पे जनता क्या करेगी अपने मांगों को अपनी समस्याओं को किसके सामने रखेगा। अच्छा ग्राम सभा के सामने मुखिया जी के सामने ग्राम सभा के थ्रू रखा जाएगा। और याद रखो देखो एक बात देखो मुखिया जी सच बोलते हैं, गांव का लोकतंत्र इतना अच्छा लोकतंत्र है कि देखो मुखिया जी के दरवाजे पर हमेशा गांव के लोगों की भीड़ लगी रहती है। हर आदमी समस्या सुनाने वाला मुखिया जी के पास पहुंच जाता है। सोचो कितना अच्छा टीयर सिस्टम है, और मुखिया जी भी सबकी समस्याओं का निदान करते हैं। और इसी का परिणाम होता है कि एक लोग 2-2 बार 3-3 टर्म मुखिया जीत जाते हैं। मुखिया के इलेक्शन में क्या बोलते हैं विन हो जाते हैं। ये सब पावर है। अगर अरमान मान लो आगे गया काम करोगे तो बन जाओगे, गलती से बनना सही से नहीं। चलो दूसरा सिस्टम कौन सा बताओ। पंचायत समिति कितनी की आबादी पर होगा की आबादी पे प्रखंड लेवल की जितनी भी योजनाएं होगी ये पंचायत समिति के तहत लागू करा जाएगा पंचायत में। ठीक है। जिला परिषद जिला लेवल 50,000 की आबादी पे होता है जिला परिषद है ना। जिला परिषद का भी काम यही होता है कि सारी योजनाओं को पंचायत लेवल पर मॉनिटरिंग करना, देखना लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना। एक बात और याद रखिए, कार्य विकास की योजना को लागू करना, मास्टर प्लान देना, दैट मीन्स हसनपुर बागर बिकम अ वेरी डेवलप एरिया। हाउ टू बिकम अ वेरी डेवलप विलेज, कैन यू टेल मी इट लाइक अ मुखिया जी, दैट्स नॉट। कैसे इस क्षेत्र को हम विकास कर सकते हैं, मास्टर प्लान तैयार कर सकते हैं, विकास की योजना में आएगा। आपदा, अगर किसी भी तरह की आपदा आ गई गांव में, अगर मान लो बांध टूट गया, अगर बाढ़ आ गया तो सबसे पहले इसकी सूचना मुखिया जी के पास जाएगी और मुखिया जी इस राहत के आपदा के कार्यों में तुरंत जुट जाएंगे। अतिक्रमण, गांव में अगर कोई अतिक्रमण किया हुआ है तो इसको अतिक्रमण को हटवा सकते हैं। मेला में टैक्स वसूलने का काम ग्राम पंचायत का होता है। ये अतिक्रमण का मतलब होता है कि सरकारी जमीन पे आपने घर बना लिया है, सरकारी जमीन पे रोड पे आपने दुकान खोल लिया है, ऐसा कुछ सिस्टम किया है जिस जमीन का यूज आम लोगों को करना चाहिए, सार्वजनिक लोगों को करना चाहिए, है ना। उस जमीन का यूज आप एक निजी लाभ के लिए कर रहे हैं तो वहां पर आपने अतिक्रमण कर लिया, वो सरकार की प्रॉपर्टी को आप दखल में ले लिया, तो इसको मुक्त करने का काम मुखिया जी का होता है। बाकी नॉर्मल काम है बिजली की उपलब्धता, सड़क बनवाना है, पानी की व्यवस्था करवानी है, स्कूल खुलवाना, स्वास्थ्य वगैरह देखना है ना, अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक दिस दैट। और याद रखिएगा एक चीज और, ये शमशान और कब्रिस्तान की घेराबंदी करानी है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम विलेज, है ना। ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर याद रखना है। ग्राम पंचायत, ये जो विलेज का सिस्टम है इसको एकदम याद रखना है। 3 टियर सिस्टम है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। 3 तरह का सिस्टम है, 3 तरह की प्रणाली है गांव में। बताओ गांव समझ गए? अरे ग्राम पंचायत समझ में आया? इस पूरे से सवाल क्या पूछेगा बोर्ड में? चलो बोर्ड के सवाल को मैं छाट दे रहा हूं, एकदम बेफिक्र रहना। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। रक्षा दल आपसे पूछ देता है, सभा आपसे पूछ देगा, कभी कभी भूल भटक के ईवी ले लेगा, भूल भटक के मुखिया जी का काम हम पूछ सकता है। लेकिन रियल में क्या पूछेगा? ये पूछेगा ये दैट्स अ सुपर
मक्खन क्वेश्चन है, कह देगा ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए, ग्राम पंचायत के कार्य प्रणाली को लिखिए। सीधा कुछ मत याद रखो, याद रखना नगर निगम और ग्राम पंचायत में सीधा सा सवाल, बिजली सड़क पानी, बिजली सड़क पानी, बिजली सड़क पानी। इससे हम 5 को लिख देंगे। बिजली को उपलब्ध कराना, सड़क टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करवाना, पक्की सड़कों का निर्माण करवाना, कच्ची सड़कों को तोड़कर पक्की सड़कें बनवाना, पानी की उपलब्धता करवाना, तालाब खुदवाना, नहर बनवाना। देखो ना 5 को काटता है, सही हो गया जी। शमशान कब्रिस्तान लिख देंगे, कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाना, शमशान की घेराबंदी करवाना लिख देंगे, अस्पताल खुलवाना लिख देंगे, स्कूल खुलवाना लिख देंगे, गांव में साफ सफाई करवाना लिख देंगे, गांव में जो है क्या बोलते हैं मनोरंजन हेतु पार्क बनवा देना। और गांव में क्या पार्क रहेगा, गांव का तो पार्क चाहिए, जानवे करते। अच्छा पार्क बनना चाहिए। बोलो भाई, ये सारी चीजें समझ में आ गई? बोलो ठीक। तो आज का क्लास हम लोग डेट मीन्स ओवर करते हैं। देखो कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आज का क्लास इंपॉर्टेंट था, आज अपने गांव को जाने हैं तो कल आप अपने शहरों को जानिएगा, नगर को जानिएगा। इस हिंदुस्तान में सॉरी फॉर डेट आई डोंट नो, इस बिहार में 45,000 गांव है, ये याद रखिएगा। और इस 45,000 गांव में जो ग्राम पंचायत है 6,000 या कितना ग्राम पंचायत होगा उसका डाटा देख लीजिएगा। उस सारे ग्राम पंचायत का उतना मुखिया चुना जाता है। और इस बार नवंबर मंथ में इलेक्शन होगा मुखिया का चुनाव होना है ना। ये राज्य चुनाव आयोग इस चुनाव को करवाती है हर 5 साल पे, बात सुन रहा है ना। तो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव होगा और इस लोकल गवर्नमेंट के चुनाव में गांव के लोग, गांव के निवासी, पंचायत स्तर के लोग मुखिया को चुनने का काम करेंगे, वार्ड मेंबर को चुनेगा, सरपंच को चुनेगा, पंचायत समिति चुनने का कार्य करेगा, ये सारा होगा। तो इसीलिए एकदम क्लियर रहो। आज के बाद एक बात याद रखना, जितना हम इन डेप्थ बता रहे हैं आप लोगों को सिविक्स, उतना इन डेप्थ पूछ देंगे। बात बुझ रहे ना, जितना एकदम आराम से पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझा रहे हैं, जिस दिन ये टेस्ट होगा उस दिन सिविक्स का धागा खोल देंगे, याद रखना। इसीलिए बस एक सिस्टम पढ़ना, नगरीय शासन प्रणाली, और दूसरा चैप्टर खत्म। सेकंड चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कहा कि जो बच्चा 2, 3, 5 पढ़ लेगा, एकदम याद रखो। कुछ चीजें मैट्रिक के लिए बता देता हूं। अगर सिविक्स में 2, 3, 5 पढ़ लिया, सिविक्स निकल गया। हिस्ट्री में 1, 2, 3, 4, 8 पढ़ लिया, हिस्ट्री निकल गया। और उसके बाद ज्योग्राफी में इकाई क और इकाई ख, इकाई ग, इकाई घ, और कृषि चैप्टर, विनिर्माण उद्योग, परिवहन चैप्टर पढ़ लिया, आपदा चैप्टर पढ़ लिया, ज्योग्राफी निकल गया। और याद रखना इकोनॉमिक्स में पूरे 1 से लेकर 7 लेसन तक का मामला है, और 1 से लेकर वो 5 लेसन पढ़ लेता है सिलेक्टिव, जिसमें मुद्रा पढ़ लेता है, जिसमें जो है वो उपभोक्ता पढ़ लेता है, जिसमें वो जो वैश्वीकरण पढ़ लेता है, जिसमें वो जो है क्या बोलते हैं वित्तीय संस्था पढ़ लेता है। ये कुछ 4 से 5 चैप्टर पढ़ लेता है, तो उसका इकोनॉमिक्स निकल गया। साइंस में कितने, साइंस में मात्र 9 चैप्टर पढ़ लेगा, उसका साइंस निकल जाएगा, बता दे रहा हूं। केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ लेगा, जैसे क्या पढ़ेगा, अम्ल क्षार लवण पढ़ लेगा, धातु अधातु पढ़ लेगा, और याद रखिएगा क्या पढ़ लेगा, कार्बन पढ़ लेगा, उसका केमिस्ट्री निकल गया। फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़ लेगा, फिजिक्स निकल जाएगा। याद रखो प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन पढ़ लेगा, नियम क्या बोलते हैं मानव नेत्र पढ़ लेगा, ठीक है ना, और विद्युत धारा पढ़ लेगा, फिजिक्स निकल गया। बायो में 3 चैप्टर पढ़ लेगा, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम पढ़ लेगा, याद रखना। और क्या पढ़ लेगा, जनन पढ़ लेगा, और क्या पढ़ लेगा, तो नियंत्रण और समन्वय पढ़ लेगा, उसका ये बायो निकल गया। मैथ में कितने चैप्टर पढ़ लेगा, 5 से 7 चैप्टर पढ़ लेगा, मैथ निकल जाएगा। कहानी सुन लो क्या क्या बताओ, एकदम सुन लो, एकदम क्लियर। सांख्यिकी पढ़ लेगा, सांख्यिकी में माध्यक बहुलक पढ़ लेगा, प्रायिकता पढ़ लेगा, ऊंचाई दूरी पढ़ लेगा, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति पढ़ लेगा 8.1 और 8.2 को ढंग से पढ़ लेगा। उसके बाद एपी का 5.2 पढ़ लेगा, जिसमें एन और पीएन निकालते हैं हम लोग, और याद रखना अपरिमेय में निकालने वाला पढ़ लेगा। और उसके बाद एक चीज और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम या अपोजिट थ्योरम पढ़ लेगा, उसका मैथ निकल जाएगा। बताओ मैट्रिक क्या, धुआं मैट्रिक है, कुछ नहीं है मैट्रिक बोर्ड, इज कुछ नहीं है मैट्रिक बोर्ड, एकदम कुछ नहीं, कुछ नहीं मानते। इतना मेहनत करो, एकदम टारगेट फिक्स करो, ढंग से टारगेट फिक्स करो, एम फिक्स करो, एकदम ठान लो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बात समझ में आया? समझ में आया? बंद कर, चालू कर।